हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। आर्मी चीफ के जाफर एक्सप्रेस वाकये के बाद हार्ड स्टेट बनाने के बयान के असरात आना शुरू। कोयटा में कौम परस्त लीडर महारंग बलोच को दहशतगर्दों की नाशे कब्जे में लेकर एहतजाज करना महंगा पड़ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का धरने पर क्रैकडाउन, महारंग बलोच समेत कई लीडर्स गिरफ्तार। बगावत पर उकसाने इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। रियासत मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा 23 मार्च पर सदर पाकिस्तान ने फांसी के 45 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का दूसरा बड़ा अवार्ड दे दिया। फेक अकाउंट्स के मुल्जिम अनवर मजीद और बानी पीटीआई की तोशाखाना घड़ी की फरोख्त में शामिल मुतनाज़ा किरदार उमर फारूक ज़हूर भी आला अवार्ड ले गए। 23 मार्च परेड पर सदर जरदारी की तकरीर की अदायगी के बाद इनकी सेहत से मुताल्लिक भी बहस छिड़ गई। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा पीटीआई लीडरान को धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक से रोक दिया। कोऑर्डिनेटर्स जो नाम देंगे इनकी मुलाकात मंगल और जमेरात को हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। केस की अहम समाअत का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि सिक्योरिटी कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आई। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुनीब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको तमगा इम्तियाज मिला इस अवार्ड के लिए एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। That's very kind of you जी, बहुत शुक्रिया आपका और उसका साथ जी। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी मुबारक हो मुनीब। एंड ये लोगों को तो नहीं एहसास होता कि कितनी इसके पीछे आपकी मेहनत खड़ी है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट मेरा 17-18 ईयर्स ऑफ ये मीडिया बैठना, प्रोग्राम करना, स्टोरीज़ करना। और भी हमारे कोई दोस्त हैं जिनको मिला है, हमारे अपने चैनल के नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं उनको मिला है, उनको बहुत सारी मुबारकबाद। और कुछ दोस्त हैं जिनको मिला है। आपको सर स्पेशली वेल डिज़र्व एंड वेल क्वालिफाइड। आप एक रीज़न और लॉजिक की बात करते हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है मई वे और हाई वे, इससे कम तो हम समझते नहीं है ना। तो आप जैसे लोग जब इस तरह के अनपॉपुलर गुफ्तगू करते हैं जो लोगों को नहीं पसंद आती, खैर ये जर्नलिस्ट का काम ही नहीं है कि वो देखे क्या पॉपुलर है क्या अनपॉपुलर है, उसने सीधी बात करने जो उसके मुताबिक ठीक हो। जी रबिया प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। जी मुनीब, मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी कि अभी हम देख रहे हैं जिस किस्म के हालात हैं क्वेटा में और कुछ ऐसा लग रहा है कि सख्ती जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो इजलास हुआ था सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें हमने एक बात कही थी और उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम कब तक सॉफ्ट स्टेट रहेंगे और हमें हार्ड स्टेट की तरफ जो है वो पाकिस्तान को बढ़ना होगा, एक हार्ड स्टेट बनाना होगा। सबसे पहले बताइएगा कि क्या मतलब है इस बात का और क्या फ़र्क है सॉफ्ट स्टेट हार्ड स्टेट में? देखिए, इसमें जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के आर्मी की जानिब से गुफ्तगू करना, और मैंने फिर जाहिर बात है बहुत से लोगों से इसके बारे में एक तो वो है कि जो डिक्शनरी मीनिंग क्या, हम कई दफा चीजों को देखते हैं लेकिन एग्जैक्टली फौज के तनाजुर में ये चीज क्या है। तो उसको मैं अगर जरा मजीद सिंप्लीफाई करूं, जो मैं जान पाया और जो खबर मैं इसमें समझ पाया, बेसिकली ये है कि जो टॉलरेंस रियासत की जानिब से शायद कुछ अनासर की जानिब रही है। देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि ठीक है, हार्ड स्टेट आप बनाएंगे, कानून की अमलदारी होनी चाहिए, बिल्कुल कोई लचक नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को कोई दहशत गर्दों के हवाले से कोई सॉफ्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये बातें तो समझ आती हैं। लेकिन ये बहुत सारी बातें आर्ग्यूएबल हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि क्या हमारे मुल्क में वाकई इस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी है। तो अगर नहीं है तो फिर आप तो खुद डिसरिगार्ड कर रहे हैं हार्ड स्टेट बनाने से, तो आप ये कैसे कह सकते हैं। लेकिन चलें, अगर मैं इसको बिल्कुल ही जो उन्होंने फरमाया मैं उस सेंस कॉन्टेक्स्ट में ले लूं कि बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वो टॉलरेट करते रहे हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से। ऑल्दो बहुत सारे शदीद इल्जामात हैं कि लोग उठाए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, लापता अफराद आ जाते हैं, लेकिन
इस वक्त ये एक पॉलिसी है कि जो डंडा आप देख रहे थे कि जो डंडे की पॉलिसी थी कि वो पिछले 2-2.5 साल के अंदर हमने बलबूम देखा है उसका इस्तेमाल, अब शायद वो हर तनाजुर में हर जगह पर और बड़ी ही एक्सेसिवली इस्तेमाल किया जाएगा। मैं बहुत एहतराम से और मादत से अर्ज करूंगा और मोहतात तरीके से भी कि डिसेंट तो वैसे भी हमारे मुल्क में कोई इनकरेज नहीं की जाती, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें आपको शायद मजीद सख्ती नजर आएगी। अभी आपने अपने इब्तिदाइये में डॉक्टर मारूफ बलोच का कहा, तो देखिए ये एक बड़ी फाइन लाइन है, हमें इसको भी डिफाइन करना है। हम अपने सीनियर से जैसे रऊफ कासा साहब है, हम आर्ग्यू लोगों से करते हैं कि जी नहीं, रियासत को इतना भी नहीं सख्ती चाहिए कि लोगों को आप धकेल दें कि वो आपके मुखालिफ हो जाए, लेकिन जब हम रियासती इदारों की गुफ्तगू सुनते हैं तो उनके पॉइंट भी इलॉजिकल नहीं होते, उनमें भी वजन होता है। लिहाजा जो मैं नतीजा निकाल पाया हूँ अपनी सारी जो मैंने रिसर्च की, वो यही था कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, और जहां गुफ्तगू का मार्जिन था वहां अब शायद वो भी नहीं रहेगा। तो मुनीब ये बताएगा, आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, जाहिर है इसमें जब पहले अगर कुछ एरियाज में टॉलरेंस दिखाई जाती थी, उसके पीछे कुछ वजूहात थी ना, उसके पीछे ये था कि आवाम जो है इस पर हमारे साथ नहीं होगी, या फिर जैसा आपने कहा मिसिंग पर्सनस का इशू जो है वो ऐसा ना हो कि वो एग्रीवेट कर जाए, या फिर कुछ पॉलिटिकल अनासर, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो ऑन बोर्ड नहीं होती, जैसे कि हम केपी में देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप देखते हैं, इसलिए वो कुछ एरियाज हैं जिसमें फिर रियासत जो है वो थोड़ी बहुत टॉलरेंस दिखा देती है। ये तमाम फैक्टर्स अब भी हैं। अगर हम सवात ऑपरेशन की बात करें, उसमें आवाम जो है पूरी तरह उनके साथ ही, उसमें हमने कामयाबी देखी। अगर इन तमाम फैक्टर्स को केटर किए बगैर हम जीरो टॉलरेंस दिखाकर और पूरी तरह से जो है वो इसमें दाखिल हो जाते हैं, किस हद तक कामयाबी मुमकिन है, या आपको लगता है इन तमाम फैक्टर्स को पहले केटर करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, और फिर पूरी तरह से जो है वो आपको इसमें जाना चाहिए? देखिए, आइडियली तो आप हर वक्त जंग या लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन जो चीज इस वक्त समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये कि कोई ये जो BLA TTP के साथ तो वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, उस पर तो बड़ी लेदे भी हो रही है कि इमरान खान साहब ने ये कर दिया वो कि मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, इमरान खान साहब उसे ओन करते रहे, प्रोपोगेट करते रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कर दिया। उसमें वज़ीर आज़म कितने ताकतवर होते हैं सबको पता है। लेकिन चले, मैं अगर BLA के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वहां पर भी अब बेसिकली ये कहा गया है कि नहीं, अब आप उस तरीके से मामलात को नहीं देख सकते जिस तरह पहले देखते थे। अब ये जो शोर शराबा के जी फलाना मिसिंग पर्सन हो गया या यहाँ बलोच के साथ ज्यादती हो गई, रियासती मौक़िफ़ ये है कि ये बलोच के साथ ज्यादती नहीं बल्कि बलोच के लिए काम हो रहा है जो पाकिस्तान की रियासत करेगी। उनका मौक़िफ़ ये है कि नहीं, ये जो तफरीक थी कि जी हमला हुआ, अच्छा हम इसे इसकी मजम्मत करते हैं, ये मजम्मत नहीं होनी चाहिए, अब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई BLA के अंदर है तो वो बलोच अवाम की नुमाइंदगी या उनकी खुशहाली के लिए नहीं है, वो एक जेन्युइन दहशतगर्द है, एक इंसर्जेंट है, और इंसर्जेंट के लिए रियासत के पास एक ही जवाब है, वो है कि उसे क्रश किया। अब ये बड़े हम एक नई सी सूरत हाल में हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे सीनियर्स भी जानते हैं, हमारी एक हिस्ट्री है मिलिट्री ऑपरेशन की। भुट्टो साहब के दौर में भी वहां पर फौज थी बलूचिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था ये कहा जाता था। जनरल जिया आए तो उन्होंने कहा जी वो पॉलिटिकल एजेंडा ले आए, उन्होंने माफी दे दी, उन्होंने सब कुछ कर दिया। लेकिन क्या आज की सूरत हाल दुरुस्त है या नहीं है? मुझे लगता है कि ये भी शायद हिस्टोरियंस तय करेंगे कि ये पॉलिसी दुरुस्त थी या नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया सर। ये बड़ा जो आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया है ये बड़ा मतलब कम्प्लेक्स इशू है, और आपने सही कहा है कि इतना आसान नहीं है हमारे जैसों के लिए या दीगर हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी इसको अंडरस्टैंड करना और किसी साइड पे एक साइड पे खड़े होना, क्योंकि दोनों साइड्स वो बाज़ वो देखनी पड़ती हैं। और स्पेशली लोग जो है ना 1971 की वजह से ना वो थोड़े से वो डरे रहते हैं। पंजाब स्पेशली थोड़ा सा दबाव में रहता है कि जनाब उस वक्त भी हमने शायद वो रोल ये प्ले नहीं किया था यहाँ के लोगों ने, मीडिया ने, जिसकी वजह से
से ये सारे इश्यूज जो हैं वहाँ मगर उसमें मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ है। तो सो ये दबाव है, मतलब मीडिया पे भी है, लोगों पे भी है, मेरा ख्याल स्टेट इंस्टीट्यूशन पे भी होगा। तो आप समझते नहीं है कि महरंग बलोच वाला इशू जो था इसको डील भी बड़े गलत तरीके से किया गया। और मुझे याद है जब महरंग बलोच साहब जहाँ इस्लामाबाद आई थी, मैंने उस वक्त भी इस पर कॉलम भी लिखे थे, हमने शो भी किया था कि यू हैव टू हैंडल इट विद वेरी केयर। हो सकता है कि उनको इसीलिए भेजा गया हो कि आप जाएंगे इस्लामाबाद की सड़कों पे ये मारा पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, पानी फेंका जाएगा और इसके वीडियो क्लिप्स बनेंगे और महरंग बलोच विल बिकम अनदर एक हीरो एक। और वही कुछ हुआ, वहाँ मारपीट की भी हुई और भी आपने देखा होगा कि हमारे जर्नलिस्ट गए, उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, एम्बेरस करने की कोशिश की। तो मैंने ये उस वक्त भी कहा था, बल्कि नाराज़ हो गए थे हमारे ये निगरान वज़ीर आज़म जो, उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे इस पर हमारे खिलाफ कि अगर वज़ीर आज़म जो है वो बलोचिस्तान से हैं, वो बुला लें इनको महरंग बलोच साहब को इज़्ज़त के साथ, क्योंकि बलोच इज़्ज़त मांगता है। व्हाट आई हैव गैदर्ड इज़ इज़्ज़त के साथ उनको चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, उनकी बात सुनें, 2-4 गिफ्ट दें कि आप हमारी बेटी हैं, इस्लामाबाद आई हैं, बहन है, तो ये लें। आप बेशक उनकी बात ना माने अगर आपको लगता है कि स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ है, बट द वे दे वर डेल्ट, तो उसको हीरो तो इन्होंने यहाँ इस्लामाबाद से बना के भेजा था। वो जो क्लिप्स उन्हें चाहिए थे, वीडियो क्लिप्स बलोच अवाम को दिखाने के लिए, वो तो हमने अरेंज करके दे दिए थे इस्लामाबाद से। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ खान साहब। इशू ये है कि फिर मसला वही आ जाता है। देखिए, मैं तो इस बहस से भी निकलना चाहता हूँ कि अगर बहसियत एक पाकिस्तानी मैं अपने मुल्क के किसी इदारे की पॉलिसी पर सवाल करता हूँ, वो मुझे वो सवाल या वो चले तनकीद भी, वो मुझे एंटी नेशनल नहीं बनाएगी और नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब मैं किसी चीज पर तनकीद करूंगा तो बदकिस्मती से वो एलिमेंट ये आ जाता है कि जी ये एंटी नेशनल है या क्या है, या जी ये तो आप रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं इससे भी बसद एहतराम मैं डिसएग्री करता हूँ कि इस तरह हमें लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में हर वक्त ग्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर महरंग बलोच वाली बात, तो वो बिल्कुल बात ठीक है कि अगर वो आई है और अगर उनके जेन्युइन मसाइल है, इंगेज करना तो पहली स्टेज होती है ना जी। इंगेज क्या किया गया, नहीं किया गया, क्या उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। अब मसला ये है उनको एम्बेरस किया, उनसे सवाल करना, वो अगर कोई मूवमेंट में है तो सवाल तो किए जाते हैं, कोई साफी जाए, आप जाए, मैं जाऊं, तो सवाल तो किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया साहब कि ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है और बहुत एहतराम के साथ मैं अपने जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है मैं उनको भी अर्ज करूंगा कि ना ही कोई फुली पाकिस्तान के अवाम तो चले बाद में, वो ठीक है आप हर चीज नहीं बता सकते, एटलीस्ट पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत है या उसके साथ फिर पाकिस्तान का मीडिया है, आप एटलीस्ट एक रियासती वर्जन तो उनके सामने रखें। मुझे आपको ये पता करने की जरूरत क्यों पेश आती है कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हमें तो ये बता दें डॉक्टर महरंग बलोच दुश्मन की एजेंट है, बिल्कुल ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार उस वक्त हो जाऊंगा जब मेरे सामने ऐसे कुछ आ जाएंगे तो। लेकिन अगर मैं इस बात पर कि उन्होंने उनके बयान में, उनके मौक़िफ़ में बिल्कुल सवाल हो सकते हैं, लूप होल्स हो सकते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन जब तक वो पाकिस्तान में इलेक्टेड लोगों को, सूबाई हुकूमत को और उनके तवस्सुत से फिर पाकिस्तान के मीडिया को नहीं बताई जाएगी कि जी ये एक्चुअल इशू है, इस वजह से हम ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, बहुत सारी बातें बिहाइंड क्लोज डोर्स ही करते हैं या हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन थोड़ा सा तो एजुकेट किया जाए पाकिस्तान के अवाम को, या एटलीस्ट जो लोग कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा मुनीब, एक बात बताइएगा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। महरंग बलोच साहबा को मेरी जहालत कहें, ला इल्मी कहें, लेट मी एडमिट ऑन स्क्रीन लाइव कि मैंने उनके इस्लामाबाद आने से पहले नाम उस तरह नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था। मेरी ला इल्मी कह, मैं मानता हूँ इस बात को। मुझे सारा पता चला जब वो यहाँ पर आई, फिर यहाँ पे उन्होंने धरना दिया, बैठे रहे, फिर हालांकि इस्लामाबाद के लोगों ने बड़ा उनको प्यार दिया, इज़्ज़त दिया, लोग खाने भी लेकर जाते थे और भी बहुत कुछ चीज़ें करते थे। फिर उन पे जब यहाँ पे वो पानी फेंका गया, गिरफ्तार किया गया, साफ ज़रा इशू बन गया, वो सारी चीज़ें अब उनकी गिरफ्तारी हुई है सारी, और मतलब लीडर बना दिया उनको उन्होंने यहाँ से। जो मेरी उस वक्त कंसर्न थी कि उसको लीडर ना बनाएं, इज़्ज़त एहतराम के साथ, माँ बहन समझ के इज़्ज़त के साथ उनको रुखसत करें, और 2-4 लोग अगर मिल लेते, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला लिया जाता, इससे स्टेट की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर इज़्ज़त में इजाफा होना था कि देखें कि प्राइम मिनिस्टर वो भी बलोचिस्तान से हैं, वो बैठ कर इस मसले को सीरियस ले रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि
उस वक्त वज़ीर दाखिला भी बलोचिस्तान से थे, बुगटी साहब, और फिर उस वक्त वज़ीर आज़म भी वहाँ से बलोचिस्तान से थे, और उन्हीं के दौर में उन पे वो जो उनके साथ लोग आए तो शद्दत हुआ सड़कों पे। जो मेरी वरी थी, अब रियासत के जैसे आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन और तरीके से देखते हैं, हम और तरीके से देख रहे हैं, कि मुझे समझ आ रही थी, बहुत सारे और लोगों को भी आ रही थी, कि ये सारे क्लिप्स बनेंगे और पूरी बलोच अवाम में, बलोच यूथ में, पूरी दुनिया में फैलेंगे कि देखे जी आखिरी एफर्ट हमने इस्लामाबाद भी करके देखिए, आपके माँ बहन बेटियों से ये सलूक हुआ है जो हमारे, मैं समझता हूँ रियासती इदारे नहीं समझ सके, और नुकसान हमने देखा। फिर शी बिकेम मतलब हीरो इन बलोचिस्तान। मेरा सवाल ये है, माजी में हमने देखा है सर कि इस तरह के जो गिरफ्तारियाँ होती हैं, वो भी ये ख़वातीन की, लेडीज़ की, उसका ये रियासत के लिए या इदारों के लिए ज़्यादा नुकसान हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है? मतलब आनसास, क्या नाम है पूरी बर्मा की, मुझे नाम भी उसका, आनसास हुए हैं अगर, उनको हमने देखा है, वो ठीक है कंपैरिजन नहीं बनेगा, बहुत से लोग कहेंगे कंपैरिजन नहीं बनता, कहाँ मारन बलोच, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, वो भी अपने वालिद की उसके बाद गिरफ्तार, उनके वालिद का फांसी के बाद ही उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू की थी, ये भी अपने वालिद के बाद वो कर रही हैं। ऐसे मरियम नवाज साहबा को भी हमने देखा है, उनका प्रोफाइल भी उस वक्त बना जब वो जेल में गई। ये मैंने सिर्फ 3 बताए, देयर माइट भी, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि एक हमने ये बलूचिस्तान की जो स्ट्रगल अगर कहीं ढीली पड़ रही थी, पहले अकबर बुगटी साहब की शक्ल में हमने उनको एक लाश दे दी, अब हमने महारंग बलोच साहबा की एक शक्ल में एक और उनको एक फीमेल फेस दे दिया है, पोस्टर गर्ल दे दिया, जिसको वो अब बलोच जो है वो आगे लेकर चलेगा। ये तो हार्ड स्टांस अपनी जगह पे, बट इट माइट बी बैक फायरिंग। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये इसके अंदर ये एक इशू है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी हमारा ये है कि हमने जिस तरह से चीजों को डील किया है, वो कोई इतना सेन व्यू नहीं है, वो कोई इतना सेन व्यू नहीं है। वो ऐसे ही हमने इनको चीजों को डील किया है कि कोई इतना सेन व्यू नहीं है। और मैं बहुत माजरत से ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारा जो एक रियासती मौक़िफ़ है बहुत सी चीजों के ऊपर, वो बड़ा ही, मैं समझता हूँ माजरत के साथ, बड़े ही उसमें ना कुछ इलॉजिकल चीजें भी आ जाती हैं। जैसे हम कुछ मामलात को इस तरह से देखते हैं कि नहीं जी, इनको बिहाइंड क्लोज डोर्स ही रहना चाहिए, इनको हमें वो नहीं करना चाहिए, इन पर बात नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, वक्त हुआ है यहाँ पे एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे बहुत से जो मामलात हैं वो थोड़ी, हम उसमें एक सख्ती का एलिमेंट तो चले मौजूद है, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कई दफा समझ से भी बाहर होती हैं कि आप एटलीस्ट, मैं वही जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आप एटलीस्ट एजुकेट तो करें। आप या तो डॉक्टर महारंग बलोच को ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आप डिक्लेयर कर दें कि ये तो BLA की रिप्रेजेंटेटिव है और ये तो दहशतगर्द है, तो चले एटलीस्ट हमारे पास एक ये मौकफ तो आ जाएगा कि ठीक है जी, वो डिक्लेयर्ड है कि वो चीज जेट ब्लैक टेररिस्ट या अपोलोजिस्ट है वो टेररिस्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपने अब आकर उन्हें गिरफ्तार किया है, तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम तो कंफ्यूजन बीच में रही है। अब जो उनके सपोर्टर्स बन चुके हैं, क्लासर साहब, जिस तरह आपने भी कहा, मैं और आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन सवाल तो करेंगे कि जी भाई आप ये विजुअल्स ना दें, ये डंडे सोटे वाले या चले एहतजाज को क्रश करने वाले या इस तरह की चीजें, तो फिर सवाल तो पैदा हो जाते हैं। और यही शायद दुनिया भी चाह रही होती है। बलूचिस्तान के हवाले से मैंने एक रिसेंटली एक इंटरेक्शन में मुझे एक नहायत जिम्मेदार शख्सियत ने कहा कि यार ये दोनों चीजें हैं, अगर आप देखें कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश हमने ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स किया है, लेकिन अब दुनिया एक्सप्लॉइट करना चाहती है जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसको, और उसके अंदर फिर उन्होंने बहुत से लोगों के नाम लिए। जी, डॉक्टर महारंग बलोच समेत बहुत से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जी, अच्छा, आपने ये जो भी इस पे बात है, मुझे याद पड़ता है जब नुसरत भुट्टो साहबा जो है उन्होंने एक जुलूस निकाला था कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भुट्टो साहब की फांसी के बाद अगेंस्ट जनरल ज़िया, तो उस पर लाठी चार्ज किया गया था और उन्हें भी एक मेरा ख्याल लाठी सर पे लगी थी और जिसके बाद वो ब्लीडिंग उनके सर से शुरू हुई थी। उसकी एक पिक्चर ली गई थी। आज तक भी पीपल्स पार्टी उसको आफ्टर 50 ईयर्स ऑलमोस्ट उसको एज ए पोस्टर वुमेन के तौर पर वो यूज़ करते हैं कि देखें कि हमारी पार्टी की ख़वातीन थी या वो थी, उन्होंने जनरल ज़िया दौर में लाठियाँ खाई, ये की, आज तक भी उनकी पिक्चर जो है वो यूज़ की जाती है। सो क्योंकि हमारे यहाँ
एक लेडीज़ के हवाले से बड़ा सॉफ्ट एक कार्नर रहता है हमारे मुआशरे में, कुछ भी हो जाए ख़वातीन जेल में जाएंगी। और मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे आपने भी वो जजमेंट पढ़ी होगी, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं, जब उनकी जहाँ ज़मानत ली गई थी मरियम नवाज साहबा की और नवाज शरीफ साहब की लाहौर हाई कोर्ट से, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो फैसला चैलेंज किया था नायब ने या इस्लामाबाद में अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक लाइन लिखी थी, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा कि अब मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा मरियम नवाज साहबा की ज़मानत को, बीइंग ए वुमेन हमें मतलब है इस वक्त में ये नहीं कर रहा। तो उस वक्त भी कंपैशन दिखाया गया था कि फैसला गलत है ज़मानत का, लेकिन उन्होंने कहा जनाब इस ज़मानत को मैं कैंसिल नहीं कर रहा, आई एम गिविंग हर द बेनिफिट ऑफ बीइंग ए वुमेन। तो हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा बेनज़ीर भुट्टो हूँ, मरियम साहबा हूँ, या नुसरत भुट्टो साहबा हूँ, या इस तरह की चीज़ें जो बांग्लादेश में भी हमने देखा है वुमेन के हवाले से। तो आपको लगता है कि मारंग इज़ बिकमिंग अनदर बिग थिंग इन पाकिस्तान, स्पेशली इन बलोचिस्तान आफ्टर हर डिटेंशन? सर बात यह है कि वो वही वाली बात आपने उन्हें सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो लोग जो एटलीस्ट जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो उन्हें बनाना शुरू कर देंगे, या बल्कि मैं अगर ये कहूँ उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, ये चीज तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन क्या हम ये बात सेफली कह सकते हैं कि बहुत एहतराम के साथ कि उनका स्टैचर या फिगर वो है जो नुसरत भुट्टो साहिबा का था या जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का था, अभी उससे तो बहुत दूर है। नहीं सर, वो कहा जाता है, मैं सॉरी अभी बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो पिछले दिनों में कुछ अर्सा पहले जो स्ट्राइक्स करवाई हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं गवादर में तो और बाकी कुछ एरियाज में, तो वो तो मतलब दैट्स हाउ यू बिल्ड योर एनिमी एज ए बिग पॉलिटिकल फोर्स। मैं ये कह रहा हूँ सर, दे आर बिल्डिंग इट, मतलब मारंग बलोच को बिल्ड किया जा रहा है बिग पॉलिटिकल फोर्स में। दैट्स व्हाट सर मैं एग्री करता हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए इस वक्त तो चले उनका स्टैचर उसमें नहीं है या चले उस जगह पर वो नहीं खड़ा, लेकिन जिस तरह हमने हमारी पॉलिसी या हमारे बनाए हुए हमारे किए हुए चंद फैसलों में डुप्लिसिटी नजर आती है, आपको नजर आता है कि यार इसमें एक झोल है, एक इबाम है, और ऑल ऑफ अ सडन आप ये डॉक्टर मारंग बलोच का जो फिनोमेना है, तो साहब ये कोई एक ओवरनाइट तो पैदा नहीं हुआ होगा ना। अगर वो दुरुस्त है अपने तमाम किए हुए इकदाम और मौकफ में, तब भी एक रात में नहीं हुआ, और अगर वो 100% गलत है तो तब भी एक रात में नहीं हुआ। मेरी जो गुजारिश होती है पाकिस्तान में ताकतवर तरीन हल्के से या तबकों से, कि जब ये सब कुछ हो रहा होता है उस वक्त आपका मौकफ क्या होता है, क्या आप इंतजार कर रहे होते हैं? आज इस वक्त वो एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें फिर कई जर्नलिस्ट हैं उनको भी बुरा भला कहा जाएगा अगर शायद वो वैलिड सवाल करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं डॉक्टर मारंग बलोच के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, देखिए ये रियासत ये कर रही है और ये सब कुछ कर रही है और ये ताकत के नशे में चूर सब कुछ लोग ये कर रहे हैं। जबकि अगर कोई जेन्युइन सवाल पूछने वाला होगा तो उसे कहा जाएगा वो नहीं ये तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, ये तो आके तक डॉक्टर मारंग बलोच की क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये तो इसलिए हो जाएगा। तो ये डिवीजन बड़ी खतरनाक है क्लासर साहब, और ये डिवॉल्व हो गई है इनटू अ सिचुएशन जहां पर फिर वो प्रो बलोच या एंटी बलोच या प्रो पाकिस्तान। अच्छा लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन मुनीब भाई, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ने पॉलिसी बदली थी, माजी में भी हमने देखा रिजल्ट नहीं निकले थे, लेकिन उनका ख्याल था शायद इस दफ़ा रिजल्ट बेहतर है कि बलूचिस्तान से उन्होंने कहा जनाब कि यंग जो एक पॉलिटिकल क़यादत है उसको सामने लाया जाए, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस की स्टेट के मफादात समझते हैं, रिस्क लेते हैं, जानों को खतरे में डालते हैं, तो हमें उनको सामने लाना चाहिए और उनको बड़े बड़े उन्हें ओहदे देने चाहिए। सो हमने माजी में भी देखा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को लाए, अगर बड़ा देखा जाए, इससे पहले वो जमाली साहब को लाए थे, लेकिन जो रिसेंट हमने देखा जो यंग यूथ आई वो उस सरफराज भुक्ती साहब को लाए और साथ में अनवारुल हक काकड़ साहब को, एक पश्तून है एक बलोच हैं, ताकि इनके कम्बिनेशन बनाया जाए। तवक्को की जाती थी कि इनके आने के बाद बलूचिस्तान के मामला कुछ संभलेंगे, सुधरेंगे, दैट वाज मतलब पर्पस भी ये था। आप एक साल में कैसे देखते हैं, एक साल से ज़्यादा हो गया है, भुक्ती सरफराज भुक्ती साहब भी बैठे, उनके आने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, क्या बलोच अवाम उनको उनके साथ रिलेट नहीं करते, उनको अनवारुल हक काकड़ साहब का वज़ीर आज़म बनना इतना अहम नहीं लगता, या इस वक्त अगर भुक्ती साहब जो हैं वो बैठे हैं, तो ये तो चीज़ें बड़ी हैं, काम नहीं हुई। सो कोई मतलब जो स्टेट की पॉलिसी थी वो काम नहीं कर रही, या अभी टाइम लगेगा इसमें इन चीज़ों को मैनेज करने में? सर मेरे ख्याल में तो बड़े फंडामेंटल फ्लॉज हैं। ये मैं नहीं समझता कि बलोच अवाम से कोई वज़ीर आला बन जाए या वज़ीर दाखिला बन जाए या चले वज़ीर आज़म भी बन जाए। मुझे नहीं लगता कि बलोच अवाम को उनसे या हमारे जो बलोच भाई हैं उनको इससे कुछ फर्क पड़ता है। देखिए एक बात तो फैक्ट है, मैं
दोबारा कहूंगा, मुझे तो एहसास होता है कि बातें करते हुए भी कई दफा एक डर सा महसूस होता है। देखिए, जिस तरह मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश एकदम नहीं हुआ था। तारीखी तौर पर देखा जाए तो हमने एलियनेट किया था बंगालियों को या बांग्लादेश। यहाँ मसला ये है कि हमने एक फेडरेटिंग यूनिट के तौर पर बलूचिस्तान को अपने साथ, वो हमारे साथ है, सब कुछ है, हमारा हिस्सा है पाकिस्तान का। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बलूचिस्तान में ज्यादतियां नहीं हुई या रियासती पॉलिसियां बिल्कुल दुरुस्त थी, तो मेरे ख्याल में मैं बदबयानती करूंगा। अब मसला ये है, हम चाह रहे हैं कि जब ये मसला अब हमारे हाथ से निकल कर बहुत सी फॉरेन पावर्स की इंटरेस्ट पे भी चला गया, हम चाह रहे हैं इसका क्विक फिक्स हो, या हालात बिल्कुल काबू में आ जाए, क्रश हो जाए, तमाम DLA सब कुछ हो जाए। राजा साहब, मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने 2025 फरवरी की वो UN यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट देखी हो, जिसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और DLA का इकट्ठ है, और वो है अफगानिस्तान के अंदर। और मुझे एक निहायत ही मोतबर शख्सियत ने बताया कि जिस तरह जो माफियाज के डेन में स्टैक हुए होते थे ना जी, डॉलर्स और रकम और मुख्तलिफ चीजें, उस तरह से इनके डेन्स हैं जहां पर ये बेशुमार वसाइल अब इनके पास। लिहाजा अब ये चीज कंट्रोल करना और होना, इसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होगी, और अलाउ मी टू से बड़ी कुर्बानी भी शायद दरकार होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मुनीफ फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आला तरीन सिविल एजाज़ जो है वो दिए गए हैं 69 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को 23 मार्च की तकरीब में जो है वो सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी के 45 साल बाद आला तरीन सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, और उसमें और भी कई अहम नाम जो हैं वो शामिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। 23 मार्च की तकरीब में तकरीबन 69 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी के 45 साल बाद आला तरीन सिविलियन अवार्ड जो है निशाने पाकिस्तान उससे नवाजा गया, और भी कई अहम तरीन जो हैं वो सिविल एजाज़ दिए गए कुछ शख्सियात को। उस हवाले से हम बात करेंगे। क्लासर साहब, इस तकरीब हर दफ़ा जो है वो हम देखते हैं कि होती है, और इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट नाम जो हैं वो भी शामिल होते हैं, और इस दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी 45 साल बाद फांसी के जो है वो आला तरीन सिविलियन अवार्ड निशाने पाकिस्तान दिया गया, और भी कई नाम इसमें शामिल हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, एक तो ऑफ कोर्स के रियासत जब किसी को भी ये अवार्ड देती है, ये बहुत बड़ी आनर की बात होती है, और होनी भी चाहिए। लोगों के एफर्ट्स होती हैं, मेहनत होती है, रिकग्निशन होती है इन ए वे कि स्टेट अपने इंडिविजुअल्स को, शहरियों को, जिसमें आर्टिस्ट होते हैं, जिसमें आपके अदीब होते हैं, जिसमें आपके फ़नकार होते हैं, जिसमें साइंटिस्ट होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, सम पॉलिटिकल बिग विग्स होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं। वही वाली बात कि अप्रिशिएट, आपने सबको अप्रिसिएशन करनी होती है कि स्टेट आपकी एफर्ट्स को, कुर्बानियों को, इवन फौजी बहुत सारे ब्रेव हार्ट्स होते हैं जिनकी कुर्बानियाँ होती हैं, उनको सितारा शुजात वगैरह उनको मिलता होता है, जो अपनी जानें देते हैं या बहादुरी दिखाते हैं मुल्क और कौम के लिए, पुलिस के लिए। सो हर महकमे को कवर किया जाता है, रिसर्चर, साइंटिस्ट, सारे लोग आ जाते हैं इसमें। अब उसमें एक तरह के जो क्वेश्चन उठते हैं सम टाइम, वो ट्रांसपेरेंसी पे या मेरिट पे उठते हैं कि किसको मतलब मेरिट पे मिला है या किसको ट्रांसपेरेंसी पे उसको रखा गया है, किसी की बाकी सर्विसेज जो हैं उनको सामने रखा गया है, या कोई पॉलिटिकल बुनियादों पे ये जो आपके अवार्ड्स हैं ना उनको दिए गए। मसलन अगर अभी के देख लें, भुट्टो साहब जो हैं, अब भुट्टो साहब को मिलना, क्योंकि उनके साथ एक जुडिशल उस ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था, ही वॉज हैंग्ड मतलब अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द जस्टिस। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की थी कि भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से। सो वो एक पॉलिटिकल फिगर भी रहे हैं बहुत बड़े, वो आपके मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद इसके पीछे देने की वजह वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उन्होंने एडमिट किया है कि भुट्टो साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ था, और उनको उस वक्त के जनरल ज़िया साहब एंड कंपनी जो थे, उन्होंने जिस तरह उनको एलिमिनेट करवाया, फांसी दी। सो इट माइट बी वन ऑफ मेजर फैक्टर्स कि जिसकी वजह से दिया गया, और मेरा ख्याल है उनको इस हवाले से देना बनता भी था। एक इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री रहे हैं, प्लस न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्रेडिट जो है वो भुट्टो साहब को देते। और भी बहुत सारे उनके रिफॉर्म्स से ब्लंडर्स भी थे भुट्टो साहब के दौर में। मैं मतलब किसी तरह हम उस पर भी बात कर सकते हैं। भुट्टो साहब का दौर 4-5 साल का था, वो भी ब्लंडर्स उनसे भी लगे, डेमोक्रेटिकली उन पर भी थोड़ी सी कोई टॉलरेंस लेवल उनमें भी कम था। तो खैर
इट्स अनदर डिबेट। लेकिन उनके दौर में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुई हैं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है, बहुत सारे उन्होंने जैसे मैंने अच्छे स्टेप्स लिए जिनको गिनवाया जा सकता है, बुरे स्टेप्स भी थे, जैसे नेशनलाइजेशन की गई थी इंडस्ट्री की, जिसके बाद पाकिस्तान में इंडस्ट्री उस तरह नहीं खड़ी होगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी सेड। लेकिन भुट्टो साहब के हवाले से मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक फैसला रिसेंट आया है, ये उसके तनाज़र में विच इज़ सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइड नो। लेकिन एक और चीज़ जो देखी जाती है, मतलब अब अनवर मजीद साहब को भी उसी ही सांस में मिला है। ज़रा ये देखें, जिस कैटेगरी में भुट्टो साहब को मिल रहा है उसी कैटेगरी से हट के चलें दूसरी कैटेगरी में अनवर मजीद साहब को मिल रहा है। जब आसिफ अली जरदारी साहब या हुकूमत ये काम करेगी कि जहाँ पे भुट्टो साहब का नाम अनाउंस हो रहा है अवार्ड के लिए, बहुत बड़े के लिए, हाईएस्ट के लिए, उसके साथ अनवर मजीद साहब का भी नाम आ रहा है, तो आप फिर अपने बिग गन्स के साथ, अपने हीरोज़ के साथ जो आपकी पार्टी के हैं या मुल्क के हैं, उनके साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं, फिर खुद उनको बिलिटल कर लें। अनवर मजीद साहब के कितने बड़े स्कैंडल रहे हैं, गिरफ्तार रहे हैं और FIA के पास रहे हैं, केसेस चलते रहे हैं। और यकीन करें उनके उस वक्त मैं किसी वक्त उनको लेना, बशीर मेमन साहब को जो ये DG FIA थे उस वक्त, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, जरदारी साहब को किया था, फरियाल तालपुर साहबा को, अनवर मजीद साहब को, वो अगर आपको डिटेल बताने शुरू हो जाए ना कि क्या क्या चीज़ें निकली थी, कहाँ से फलूदे वाला निकला है, कहाँ से ये रक्शे वाला, पापड़ वाला, और 40 बिलियन रुपीस के करीब की मतलब अमाउंट्स की चीज़ें थी, ट्रंक भरे हुए थे एविडेंसेस के, ट्रंक ये खुद मैंने देखे हुए हैं ट्रंक, ये जो हैं मतलब है जो अदालतों में और इन चीज़ों में एविडेंसेस के तौर पर पेश होने थे। जिस बंदों के खिलाफ ट्रंक ये एविडेंस के थे, वो जरदारी साहब ने आज उनको जनाब सबसे बड़ा उन्होंने एजाज़ दे दिया, भुट्टो साहब को भी दे दिया। ज़रा मैं ये देखें कहाँ पे फिर भुट्टो साहब को रखते हैं, कहाँ पे आप फिर अनवर मजीद साहब को रखते हैं। अच्छा, सिंपल ये इसलिए इस तरह के लोगों को दिलवाए जाते हैं जो आपके करीब हैं, ताकि कल को इनको बिल्कुल क्लीन चिट टाई कोट और वो सफ़ेद वो कमीज़ के साथ देखें जी हमारे दाग धुल गए हैं। पहले इन्होंने एक NRO के जरिए दाग धोल लिए, आपने देखा होगा। ये अभी जो सारी वहाँ पे सुलह सफाई हुई, फिर लाज लाया गया, नैब लाया गया, केसेस करो, वो सारा कुछ करने के बाद हमें कहते हैं जनाब बताएं हम तो बेगुनाह थे, हम तो बेकसूर थे, हमारे पे कोई केस नहीं है। फिर इस तरह के एजाज़ात भी ले लेते हैं ये पूरे मुल्क की करने के बाद, ओमनी ग्रुप के स्कैंडल्स के बाद, ये जो जैली मनी करेंसी अकाउंट आपके जितने भी थे जैली आपके अकाउंट से एजाज़ भी ले लेते हैं, इस रियासत से ले लेते हैं, सदर पाकिस्तान से। दोनों मुलजिम थे, दोनों नैब की कस्टडी में थे, जरदारी साहब भी थे और अनवर मजीद साहब भी थे, इनका बेटा भी साथ था। ये रियासत का कैप्चर एलीट इसको कहते होते हैं। तो अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये पहली दफा जी मतलब 2011 में यही कहने वाली थी कि ये पहली दफा तो हुआ नहीं है। हाँ। और क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल उठता है फिर वो तो सही है, 2013 में जो है वो आसिम हुसैन साहब को भी जो है वो नवाजा गया था, और आसिम हुसैन साहब जो है उनकी कभी वीडियो सुन लें, वीडियो बयान जो उन्होंने ये रेंजर्स को दिया था किसी दिन, वो सुन लें, उनकी खिदमात वहाँ सुन लें, जो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए उन्होंने खिदमात दी थी ना, वो किसी दिन उनका वीडियो बयान सुन लें जो रेंजर्स को दिया। जरदारी साहब की ये दाद तो देना, यारों को यार हैं, उन्होंने अनवर मजीद साहब ने उनको मदद की, उन्होंने उनको भी एजाज़ दिया कि आए जनाब, उनके कैदी थे उनके साथ। आसिम हुसैन साहब भी उन्होंने भी इनके लिए जो उन्होंने बेशुमार खिदमात दी वो भी गिनवा लें, वो भी सुन, उनको भी दिया। मज़े की बात है 2011 में ये पीपल्स पार्टी दौर में हुआ था, उस वक्त जिन लोगों को दिए गए थे मतलब अवार्ड्स की क्यों कदर ख़त्म हुई है। उस स्पीकर नेशनल असम्बली फमीदा मिर्ज़ा साहिबा को भी अवार्ड मिला था हाईएस्ट, और फमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने एज ए स्पीकर जब बैठी थी उन्होंने 84 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करवाए थे अपने, और कैंसर का इलाज हुआ था उनका, वो सारे का सारा खर्चा जो है वो नेशनल असेंबली की बजट से दिया गया, इस कौम ने दिया था। वो इतनी गरीब थी बेचारी, अपना इलाज नहीं करवा सकती थी, वो इलाज भी सारे का सारा उन कौमी असेंबली के बजट से दिया था, अमेरिका करवाया था। और प्लस इन्होंने ये हो गए, आपके नेशनल असेंबली स्पीकर को मिला, उस वक्त के सेनेट चेयरमैन को मिला, इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त के रहमान मलिक साहब, उनको मिला, और प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी साहब थे सलमान फारूकी साहब, उनको मिला। फारूकी साहब खैर काबिल आदमी हैं, बाकी तनकीद उन पे अपनी जगह पे हो सकती है। और साथ में ये फरजाना राजा साहबा जिन पे 4 बिलियन रुपीस का नैब का केस बना बाद में बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे, उनको भी अवार्ड दिया गया था। नरगिस सेठी साहबा जो उनकी गिलानी साहब की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, उन्होंने भी लिया। मतलब है हर किसी बंदे ने, अच्छा पंजाब के गवर्नर उस सलमान तसीर साहब बेचारे शहीद हो गए थे बाद में, निशाने इम्तियाज उनको भी मिला। अच्छा फिर इनके पीपल्स पार्टी के कासिम जिया साहब थे, वो भी बाद में खैर वो रहलत कर गए। सो कहने का मतलब ये है कि आज किसी को याद भी नहीं, आपको भी याद नहीं होगा कि नरगिस सेठी को मिला है, रहमान मलिक को मिला है, सलमान फारूकी साहब को मिला है, नाम किसी को याद नहीं है। और भाई आपके काम याद रहते हैं, नाम आपके अवार्ड किसी को याद नहीं रहते।
जबरदस्त, बिल्कुल आपके काम याद रहते हैं और जो है वो ये अवार्ड याद नहीं रहते और इसीलिए शायद हर दफा इसकी क्रेडिबिलिटी पे और क्राइटेरिया पे जो है वो सवाल उठ जाते हैं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।